और अब बात करते हैं पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का पीएम मोदी आज तोहफा दे सकते हैं। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम में भाग लेने जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम अमृत सरोवर का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी सांबा जिले के पल्ली पंचायत का आज दौरा करेंगे। अपनी यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे अमृत सरोवर पहल का उद्घाटन करने के लिए उत्सुक थे, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये पहला हमारे देश के सभी जिलों के जल निकायों को जीवंत करने और पानी की एक एक बूंद को बचाकर संरक्षण करने की दिशा में एक सामूहिक प्रयासों का विशेष क्षण होगा। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले किस तरह की सिक्योरिटी बीफ की गई है, हमारे साथ बात करने के लिए डीजी जे जम्मू कश्मीर पुलिस है, साथ में एडीजी भी हैं, दोनों से ही बात करेंगे। सर, जिस तरह से एक इनकाउंटर हुआ है जम्मू में, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर, किस तरह की सिक्योरिटी लगाई गई है और हम बोल सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी मेजर्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के इस विजिट के लिए? आप जानते हैं कि 2 ही दिन पहले जम्मू के आउटस्कर्ट्स पे एक एनकाउंटर हुआ है। दोनों दहशतगर्द जो मारे गए पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से आए थे और बॉर्डर पार करके ताजा इन्फिल्ट्रेशन की एक बिड थी उसके जरिए से आए थे। इसको देख के ये अंदाजा लगता है कि इस इवेंट के करीब तर इन्फिल्ट्रेशन होकर के अगर जैश का कोई ग्रुप यहाँ पर आता है और वो भी उस तरह का ग्रुप जो सुइसाइडल वेस्ट साथ में लेकर के आया है, बड़ी तैयारी के साथ आया हुआ है और जिसका मकसद था कि किसी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को एंगेज करना या कोई बड़ा कांड जहाँ पर जम्मू के आसपास करना। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग वक्त से इत्तला मिली, टाइमली एक्शन हुआ और जम्मू पुलिस ने मिलकर के बाकी सब एजेंसीज के साथ बहुत जल्द इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया। इसके अलावा जो कुछ एक इंसिडेंट टेरर रिलेटेड पहले उधमपुर या राजौरी या इस खिते में हुए हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि एडवर्सरी हमेशा जम्मू के माहौल में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश में वो लुकआउट पे रहते हैं। हम लोग ये विजिट जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है, इसके मद्देनजर हर तरह की वो तैयारी कर रहे हैं और हर तरह का सुरक्षा का इंतजाम ग्राउंड पे किया गया है। चाहे एरियल सर्विलेंस का इंतजाम हो, चाहे ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स का प्रोग्राम हो, सब चीजें जो है अच्छे से देखी जा रही हैं। बीजेपी शासित नगर पालिका ने अतिक्रमण बताकर मंदिर पर बुलडोजर चला दिया और अब बीजेपी ही इसको लेकर सबसे ज्यादा दुख भी व्यक्त कर रही है। इस हकीकत से बीजेपी नेताओं का सामना भी हो रहा है, क्योंकि मंदिर मसले पर बीजेपी ने अलवर में गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया है, लेकिन इस सियासी जमीन पर खुद बीजेपी पर ही आरोपों का कीचड़ उछल रहा है और कांग्रेस खुद को पाक साफ साबित करने में जुटी है। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। ओहो, 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला तो राजस्थान में सियासत की भागदौड़ शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी की जुबानें एक दूसरे पर आरोपों के बुलडोजर चढ़ाने लगी। बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ सकते। गलती नहीं, महागलती गहलोत साहब ने गलती की है, उनकी पुलिस ने की है, उनके अधिकारियों ने की है। औरंगजेब का हमने इतिहास में पढ़ा था, औरंगजेब से भी बढ़ के हमने आंखों से देख लिया। गहलोत साहब सुपर औरंगजेब हैं, जिन्होंने जो प्राइवेट मंदिर था उसकी मूर्तियां उनके द्वारा स्वयं के द्वारा जिनकी लगाई गई थी उन्होंने विधिवत हटाई है। दूसरे में गर्भगृह को सुरक्षित है आज की तारीख तक, और जो भी मूर्तियां अगर किसी भी वजह से इस भाजपा मंडल के द्वारा जो हटाई गई हैं, उनको हम लोग विधि विधान से पुनः स्थापित करने के लिए हमने निर्देश जिला प्रशासन को दिया। कांग्रेस हो या बीजेपी, 5 दिन तक किसी को भनक नहीं थी कि अलवर में कोई मंदिर तोड़ा गया।
लेकिन शुक्रवार को आज तक ने जब खबर चलाई तो बीजेपी ने आनन फानन में अपने 3 सांसदों की टीम को मोर्चा संभालने के लिए भेजा। फिर देखिए लोगों ने उनका स्वागत कैसे किया। आगे आगे अलवर के सांसद बालकनाथ और पीछे पीछे बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते सैकड़ों स्थानीय लोगों की भीड़ के गुस्से से बचकर निकले तीनों बीजेपी सांसदों ने मंदिर पर बुलडोजर चलाने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मूर्तियों को तोड़ा गया है, शायद औरंगजेब और तैमूरलंग के इलाके के जमाने में भी इस प्रकार का पाप नहीं हुआ होगा जो कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। 5 मेंबर्स की कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके भी भेज दी जाए ताकि तथ्यात्मक रिपोर्ट आए। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है कि हम आकर के सब लोगों से मिलकर के बात करें और ये रिपोर्ट हम जाकर के उनको सौंपेंगे। लगातार 2 दिन से यहीं आ रहे हैं, आप कल भी यहीं थे, आज 2 दिन से आप 17 तारीख को डेमोलिशन हुई, आप कह रहे हैं 22 तारीख से आप आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि मंदिरों की तोड़ने की बात आगे बढ़ी, मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा गया तो उसी समय से हम सब लोग सक्रिय हैं और जिस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक कांग्रेस शासन के लोगों ने इस मंदिरों को अपमानित किया है, तोड़ा गया है, उसके लिए हमारा सारा पार्टी संगठन, पूरे समाज के लोग एकजुटता के साथ में। मंदिर तो ध्वस्त हो गया, लेकिन बीजेपी के लिए ये मामला ना निगलते बन रहा है ना उगलते। सीधा सवाल ये उठा कि जिस नगर पालिका बोर्ड में मंदिर गिराने का फैसला हुआ उसमें बीजेपी सत्ता में थी, फिर जिम्मेदार कौन हुआ? और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं पूछ रही बल्कि पीड़ित लोग भी पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा यही हुआ कि राजनीतिक पार्टियों की दोनों की लड़ाई, एमएलए कांग्रेस का है इसलिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो विरोध में नहीं आए, बोर्ड बीजेपी का है इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो विरोध में नहीं आए और उन दोनों सांडों की लड़ाई में ये पूरा सराय बाजार तबाह हो गया। बीजेपी कह रही है कि मंदिर कांग्रेस ने तोड़वाया, कांग्रेस कह रही है कि मंदिर नगर पालिका ने गिराया जिस पर बीजेपी काबिज है। लेकिन कटघरे में तो अलवर का प्रशासन भी है जिसका कहना है कि मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई। लेकिन मंदिर तो 300 साल पुराना है, तब राजस्व रिकॉर्ड और प्रशासन जैसी चीज नहीं होती थी, तो फिर मंदिर को अतिक्रमण में कैसे गिना गया? प्रशासन के पास जवाब नहीं है, लेकिन वो किसी गैर विवादित जमीन पर मंदिर को दोबारा बनाने का वायदा कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि हमारा जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के नेता हैं, पर वो कह रहे हैं कि बोर्ड के लेवल पर ये फैसला नहीं लिया गया, पर आप साफ तौर पर कह रही हैं कि जो निर्णय है वो बोर्ड के लेवल पर लिया गया। देखिए इस बारे में कोई, आप सभी देख लें, आप बोर्ड का जो निर्णय है उसी के अनुसार जो है आप स्वयं इसका परीक्षण कर लें। पर उनका कहना था कि मंदिरों का उसमें कोई वर्णन नहीं था, जो निर्णय था वो ये था कि गौरव पथ जो बनाया जाना है, जिसकी जो उसको एक्सपेंशन करना है, उसके तहत जो कार्यवाही होनी थी वो होनी थी। उनका कहना है कि जो मंदिर तोड़े गए वो गलत तरीके से तोड़े गए हैं। ये उन्होंने क्या कहा कि उस पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मंदिर को दोबारा बनाने का भरोसा तो प्रशासन दे रहा है, लेकिन जिन लोगों के घर टूट चुके हैं उन्हें ना तो प्रशासन से कोई उम्मीद है न सरकार से कोई भरोसा मिल रहा है। देवंकुर, अलवर, आज तक। बीजेपी ने कश्मीर में धारा 370 हटाई तो वहीं अब तैयारी कॉमन सिविल कोड पर कानून लाने की है, जिसका संकेत अमित शाह की ओर से दिया गया है और अब इस पर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। फिर राम मंदिर, 3 तलाक और सीए जैसे मुद्दों के साथ बीजेपी मैदान पर आई। कई बार देश की अलग अलग अदालतों में चैलेंज किया गया। मुस्लिम महिलाएं, माताएं, बहनें कई बार इस देश की अदालतों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार अदालत ने फैसला दिया है, शाहबानू के केस में भी फैसला दिया था, तब कानून बनाकर उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की, जिसका संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में दिया। सीए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं, अब बारी कॉमन सिविल कोड की। अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड के संकेत दिए तो सियासत गर्मा गई।
उत्तराखंड के सीएम पहले ही राज्य में कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में यूपी का नाम भी शामिल हो गया है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा हुआ है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे प्रदेश से लगी हुई है। तो हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अलग अंदाज में नजर आए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के आवास पर आयोजित रोंगाली बिहू उत्सव में पीएम शामिल हुए। पीएम ने असम के बिहू नृत्य के साथ ही असम के कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस का आनंद लिया और खुद भी पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर हाथ आजमाया। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे तो बिहार में चर्चाओं का दौर चल पड़ा। किसी ने इसमें नए गठजोड़ की तैयारी देखी, किसी ने बीजेपी पर दबाव बनाने वाला दाव। उधर नीतीश कुमार इसे शिष्टाचार बता रहे हैं, किसी भी अटकलों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। एक इफ्तार पार्टी ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है। एक इफ्तार पार्टी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ा दी। अब आरजेडी की इफ्तार पार्टी को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। यूं तो रमजान के मौके पर हर दल की ओर से इस तरह की इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, लेकिन 5 साल बाद जब आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे तो इसे बिहार में बदलती सियासत से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन खुद नीतीश कुमार ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी को राजनीति से जोड़ने पर सवाल कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं। दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाती ही रहेगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ठीक अमित शाह के बिहार दौरे से पहले पहुंचे। बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव को बीजेपी धूमधाम से मना रही है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई। आरा में गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में विकास की बयार बह रही है। बिहार के 84 लाख माताओं को उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर मिला है। 78 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया मिल रहा है और 38 जिलों में आत्मनिर्भर क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाए हैं। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के आने को सामान्य शिष्टाचार बता रहे हैं। हमने न्योता जो है सभी लोगों को दिया, चाहे भाजपा के हों, वीआईपी के हों, एलजेपी के हों, जेडीयू के हों, तो सब लोगों ने आया। और ये तो परंपरा रही है कि हर एक दूसरे के इफ्तार में हम लोग हमेशा शिरकत करते हैं। तो तेज प्रताप का बयान नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं को और बढ़ा रहा है, बिहार की सियासत को गरमा रहा है। पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है। आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए हैं, आ गया तो सरकार बने। उधर बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नीतीश के साथ आने का कोई सवाल ही नहीं, तो जेडीयू ने भी इस पर फौरन पलटवार किया। सरकार उनको बनाने के लिए, बनवाने के लिए कोई तैयार नहीं। अस्थिर दिमाग का व्यक्ति जो जनहित से बेशी अपनी कुर्सी को देखता हो, उस पर बिहार को भरोसा नहीं रह गया है।
और जनादेश को भले उन्होंने लूट लिया हो, जनादेश तो तेजस्वी के पक्ष में है और जनादेश उनके पक्ष में तो लोग मान चुके हैं।